हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है फोर्ट ट्रॉफी का दूसरा मैच, जो हमारे चैनल में वोटिंग से हमने डिसाइड करा था। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा मन था नहीं ये मैच करने का, क्योंकि वेदर का थोड़ा इशू है। लेकिन जब तक मैंने देखा था तब तक भी काफ़ी लेट हो चुकी थी, काम लगभग मेरा पूरा हो ही चुका था। और आप लोगों ने भी यही मैच क्योंकि वोट करके बताया है तो करना ही पड़ेगा। वेदर का थोड़ा इशू है, इसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी है। पॉजिटिव ये है कि मैच छोटा हो जाता है, तो हो सकता है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो अगर नीचे आते हों उनको ज़्यादा मौका ना मिले। बैटिंग से मैं बात कर रहा हूँ। और अच्छी बात यह है कि अगर मैच छोटा होता है तो आपको कुछ स्ट्रेटजी अप्लाई करना होता है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग करते नहीं हैं। वो जैसा टीम 50 ओवर का बनाते हैं वैसा ही टीम छोटे मैचेस का ही बनाते हैं। तो उस हिसाब से हम थोड़ा आगे भी रह सकते हैं। तो देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें मिलता है। पहले ही बता दूं, थोड़े से रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे कम मिलने वाले हैं, और काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स नहीं हैं जिनके रिकॉर्ड्स वगैरह थे। तो थोड़ा सा समझ के यहाँ पे खेलना ज़रूरी है। और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें आगे मिलता है। हम पूरी तरीके से यहाँ पे कोशिश करेंगे प्लेयर्स के फॉर्म के बेसिस पर बातें करने का, क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत सारे नए प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके रिकॉर्ड्स नहीं हैं। और सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं है इसीलिए हम किसी भी प्लेयर को इग्नोर नहीं कर सकते अगर उनका फॉर्म अच्छा हो तो वही है। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है। ये मैच होने जा रहा है पोकेगोरा पार्क, न्यू प्लाईमाउथ में, जो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का होम ग्राउंड है। पिछले सीज़न में ओटागो सही थी रनर्स, आपको पता ही होगा। फाइनल में वो ऑकलैंड से हार गए थे, और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने आखिरी पायदान पर ख़त्म किया था। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था उनका पिछले सीज़न में। स्पेशली उनकी जो बॉलिंग है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आई थी। बैटिंग में चलिए फिर भी कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस तो फिर भी आए थे, लेकिन बॉलिंग उनकी हद ज़्यादा ख़राब रही थी। जो मेन बॉलर्स रहे थे वो मेजॉरिटी ऑफ द सीज़न में अवेलेबल नहीं थे। सेत्रांस एक कंसिस्टेंट नाम के तौर पे अवेलेबल थे, लेकिन उनके बाहर उनसे आगे पीछे कोई भी उस तरह से दिख नहीं रहा था। लेकिन इस सीज़न में मामला थोड़ा पलट भी सकता है। देखते हैं क्या होता है आगे। आखिरी 5 मैचेस की बात करें हेड टू हेड में, टोटागो यहाँ पे आगे चल रही है 3-2 से। ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर भी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का हालत कुछ सही नहीं है। पिछले 2 सीजनों में जो टोटल 3 मैचेस हुए हैं, तीनों ही मैच वो हारे हैं। और मेरे ख्याल से ओटागो से भी एक मैच वो खेल चुके हैं। यहाँ पर वेदर की बात करें तो हाई चांस है रेन का। ठीक है, पहले के 2-3 घंटे में तो आराम से रेन मुझे अभी तक दिख रहा है। हालांकि पता नहीं बाद में अगर चेंज हो जाए तो हो जाए, तो मैच लेट स्टार्ट हो सकता है। और अब आप पकड़ के चलो लगभग 3.5 से 4 घंटे के आसपास मैच का ख़राब हो सकता है। तो 3.5 से 4 घंटे का मतलब समझ लीजिए कम से कम 20 ओवर पर इनिंग्स हो सकता है मैक्सिमम ख़राब हो। तो 30-35 ओवर का मैच ये हो सकता है इंस्टेड ऑफ 50 ओवर मैच। ये कुछ परफॉर्मर्स हैं पिछले सीज़न में जो अच्छा करके आए हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और ओटागो की तरफ से बॉलिंग में जैसे मैंने बताया, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक ही नाम है बताने लायक, सेत्रांस का। ओटागो की तरफ से जेकब डफी, जो कि सीज़न के शुरुआत में तो उतना खास कुछ कर नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे नॉकआउट राउंड की तरफ टीम मैचेस आने लगे थे, जेकब डफी कमाल के फॉर्म पे वापस आए थे। और उसी मोमेंट पे ही मतलब ओटागो ने जो है गियर अप करा था। शुरुआत से वो अच्छा ही कर रहे थे, लेकिन बॉलिंग कुछ खास हो नहीं रही थी, इसीलिए रन तो कंसीड करने पड़ रहे थे। लेकिन सीज़न के एंड होने तक उनकी बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी हो गई और वो ऑड्स को बीट करके फाइनल में गए थे। अगर आपने वो मैचेस खेले होंगे आपको याद होगा। अभी प्लंकेट शील्ड के रिसेंटली जो मैचेस हुए हैं वहाँ पे बात करें तो ओटागो का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। ड्रीम 11 पे 2 मैचेस लिस्ट हुए थे, आपको पता ही होगा, वो मैचेस आपने खेले भी होंगे और किस तरह से कितनी बुरी तरीके से उनको टीमों ने हराया था। लेकिन जो भी पॉजिटिव्स आए हैं उनमें से यहाँ पर आप डेल फिलिप्स की बातें कर सकते हैं। डेल फिलिप्स आखिर के 2 मैचेस में खेले थे और अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने करी हुई थी, 2 अरसे तक लगाए थे। उसके बाद निक केली भी आखिरी 1-2 मैच 1-2 इनिंग्स पे अच्छा फॉर्म दिखाया था हैमिश रदरफोर्ड के साथ। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की भी हालत कुछ सही नहीं रही थी, स्पेशली उनकी बैटिंग जो है वो कुछ खास अच्छी हुई नहीं थी। अगर आप ऐसे यूनिट बात करेंगे तो रिजल्ट उनके साथ में आ गया था, लेकिन जो जो परफॉर्मर्स थे जैसे कि विल यंग, डेन क्लीवर वगैरह वो तो अवेलेबल नहीं है। और जो अवेलेबल हैं उनमें से जॉर्ज वार्कर के 2 ही अर्धशतक थे, और सर्टेनली वो 2 इनिंग्स जो मैचेस ड्रीम 11 ने लिस्ट किया था वही 2 मैचेस में थे। बाकी इनकन्सिस्टेंसी इन पे भी रही है, इनके बैटिंग में भी। बॉलर में से बात करी जाए तो फिर से सेत्रांस हैं और साथ में रे टूल। डॉग ब्रेसवेल तो अवेलेबल नहीं है। ओटागो की तरफ से जेकब डफी जो अवेलेबल हैं, ये नाम है। तो ये कुछ अच्छा करके आए हैं प्लंकेट शील्ड में, और यही वही प्लेयर्स हैं जो अच्छे फॉर्म पे दिखे थे प्लंकेट शील्ड में। अभी रिसेंट कुछ मैचेस की बात करते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। तो ये जो हेड टू हेड फिक्सचर रहा है ना, आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले के 3 मैचेस और उसके बाद आखिर के जो रिसेंट जो मैचेस हुए हैं वो। पहले के जो मैचेस होते थे वहाँ पर रन ज़्यादा बनते नहीं थे। ठीक है, लो स्कोरिंग इनकाउंटर ही ओवरऑल रहता था। आप नोटिस करो पहले के 3 मैचेस में तो ओटागो यहाँ पर देखो 167 पर निपट गई, सेंट्रल ने चेस कर लिया। ये कुछ परफॉर्मर्स थे। बोलोरो का ही यहाँ पर अपर हैंड रहा। उसके बाद दूसरा मैच 269
चेज़ नहीं हुआ, फिर से बॉलरों का ही मोस्ट ऑफ द अपर हैंड रहा। कुछ प्लेयर्स फिर भी यहाँ पर परफॉर्मर के तौर पे आपके सामने दिख रहे होंगे। उसके बाद ये जो तीसरा मैच है 32 ओवर्स का मैच था, तो रन थोड़े से कम बने यहाँ पर भी, 208 और 194। ये कुछ परफॉर्मर्स थे। परफॉर्मर्स अब छोड़ दीजिए, कुछ प्लेयर्स अवेलेबल हैं, कुछ नहीं है, तो ये तो बात की बात है। लेकिन ये है, तो पहले के 3 मैचेस में रन्स आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं बने थे। 269 ये बना था, जहाँ पर हे, बेन स्मिथ, ब्रेसवेल जो तीनों ही अवेलेबल नहीं है, इन्होंने रन बनाए थे। बाकी 230 240 के भीतर ही जो है मामला गया है, उससे नीचे भी गया है। अभी पिछले सीज़न के जो 2 मैचेस हुए थे वहाँ पर नोटिस करो, तो ये मैच हुआ था डनरडिन में, ठीक है। 407 बने थे। रदरफोर्ड ने विशाल एक शतक लगाया था। रदरफोर्ड का आपको पता ही है, मैं मतलब पिछले 1.5 साल से कह रहा हूँ कि जिस दिन वो चलते हैं उस दिन उन्हीं का दिन होता है, और जिस दिन नहीं उस दिन ख़त्म। और रदरफोर्ड और 2 प्लेयर्स की मैं बातें करूँगा, रदरफोर्ड और कॉलिन मनरो। फोर्ड ट्रॉफी में इनका रिकॉर्ड है कि जब भी ये 50 के ऊपर गए हैं उसको 100 में उन्होंने तब्दील करा है, और जिस दिन नहीं उस दिन नहीं, ठीक है। मतलब 20, 30, 40, 50 से 100 के भीतर ऐसा मामला इनका नहीं रहता है। इनका जो रहता है बिल्कुल टॉप पे या फिर बिल्कुल बॉटम पे, मिड रेंज पे इनका कुछ नहीं रहता है। तो जो भी हो, यहाँ पर रदरफोर्ड ने लगाया था 150, साथ में रेनविक, ब्रूम, केली, फॉक्सक्रोफ्ट, स्मिथ, सब के सब बैट्समैनों ने यहाँ पर रन बनाया था। 407 बने थे। सामने वाली टीम ने भी अच्छा टोटल खड़ा किया था। आप देखिए 282 रन ऊपर 3 मैचों में से एक भी इनिंग्स में नहीं बना, लेकिन यहाँ पर बन गया, और वो भी काफ़ी कम पड़ गया, काफ़ी ज़्यादा कम, मतलब 125 रन कम। जहाँ पर आपको हे, साथ में क्लेवर, यंग, नॉयमा बार्नेट, ये कुछ परफॉर्मर्स थे तो दिख जाएंगे। और आखिरी जो मैच हुआ था यहाँ पर बना था 345 सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने, वार्कर के साथ बेन स्मिथ और नोएमा बार्नेट की यहाँ पर भी आपको परफॉर्मेंस दिख जाएंगे। ओटागो यहाँ पर भी चेस नहीं कर पाई थी, 290। ये भी बड़ा स्कोर है, लेकिन इतना ज़्यादा रन बन रहा है कि ये भी छोटा लग रहा है। यहाँ पर भी फॉक्स रोड के साथ फिनी के कुछ रन थे, और ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने विकेट वगैरह निकाले थे। नाम के पीछे मत जाइए, नाम चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो चीज़ है वो है ये ट्रांजिशनल चेंज हुआ है पहले के 3 मैचेस में और आखिर के 2 मैचेस में, ठीक है। पहले के 3 मैचेस में रन तो कतई नहीं बन रहे थे, अब और आखिर के 2 मैचेस में भर भर के रन बने हैं। तो ये एक चीज़ है जो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। बाकी तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो ओटागो के होकर नील ब्रूम का आपको परफॉर्मेंस अच्छा दिख जाएगा, ठीक ठाक है। 3 इनिंग्स में उन्होंने 50+ स्कोर बनाया हुआ है, 6 मैचेस जो वो खेले हैं। बाकी के मैचेस में थोड़े से शांत रहे हैं। नील ब्रूम मतलब इतने इनकन्सिस्टेंट नहीं रहते हैं, लेकिन इनके बारे में कुछ चीज़ें मुझे बतानी है, आगे मैं समझाऊंगा आपको। उसके बाद जॉस फिनी, अनारू किचन, ये कुछ नाम है। इसके सिवाय भी एक आध इनिंग्स में आपने नोटिस करा होगा, जैसे कि यहाँ पर फॉक्सक्रोफ्ट थे, दोनों ही इनिंग्स पर थे वैसे। साथ में रदरफोर्ड यहाँ पर थे, यहाँ पर वही नाम ब्रूम और किचन। उसके बाद यहाँ पर भी ब्रूम और किचन, साथ में फिनी, रदरफोर्ड। उसके बाद ये तो कुछ ये अभी नहीं है, तो ऐसा कुछ है, ठीक है। और दूसरी तरफ से सेंट्रल डिश की तरफ से बात कर लीजिए तो जॉश क्लार्कसन का नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इनके भी बारे में कुछ चीज़ें मुझे बतानी है। 44 का लगभग औसत है। साथ में बेन स्मिथ, डेन क्लीवर ये अवेलेबल नहीं है, और बीच बीच में किसी और का भी रन आया होगा, जैसे यहाँ से वार्कर का, यहाँ से नोएमा बार्नेट। आखिरी जो मैच हुआ था उसके पहले वाला, उस वहाँ पर आपको हे, क्लीवर, ये कुछ रन दिख जाएंगे। नोएमा बार्नेट का यहाँ पर भी रन था। यही कुछ चीज़ें हैं। और बॉलिंग में बताया जाए तो रिपन और बेकन ओटागो की तरफ से, और सेंट्रल की तरफ से जो अवेलेबल है इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं, जो जिनके रिकॉर्ड्स वगैरह हैं। तो इसीलिए मैंने बताया कि इंडिविजुअल प्लेयर्स की तरफ आप ज़्यादा ना ही जाए तो बेहतर। अभी ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पे तो ज़्यादा मैचेस हुए नहीं हैं, और जो हुए हैं वहाँ पर रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा नहीं है। टॉम ब्रूस का नाम आपको दिख जाएगा, 1 अर्शतक इनके खाते में है, 34 का औसत। और बाकी ये बॉलर्स हैं जो फिर से अवेलेबल नहीं है, व्हीलर और ब्रेसवेल। तो बस यही कुछ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आप बहुत ज़्यादा तो नाम के बेसिस पर यहाँ पर जा नहीं सकते हैं, तो कुछ हद तक हमें फॉर्म के बेसिस पे बात करना पड़ेगा। अभी कुछ ऐसे प्लेयर्स भी इंक्लूडेड हुए हैं स्क्वाड में जो प्लंकेट शीट में खेले नहीं थे, ठीक है। तो वो उनमें से कौन कौन से प्लेयर ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकते हैं, और जो चीज़ें हमने ग्राउंड से, अभी ग्राउंड के बारे में मैंने दिखाया नहीं है आपको, तो उसके बाद हम पूरी तरीके से डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है और किस तरह की टीम हमें फॉर्म करनी है। तो ग्राउंड के बारे में देखते हैं। मैं फोर्ड ट्रॉफी के ही मैचेस आपको दिखाता हूँ। तो 2 मैचेस पिछले सीज़न में और 1 मैच उससे पहले वाले सीज़न में हुआ था, तो वो देखते हैं। यहाँ पर बना था 282 बनाया था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने, जो चेज़ हो गया था, और वो भी 2 ओवर रहे थे। परफॉर्मर्स थे कौन? बेली विगिंस, जॉस क्लार्कसन और जॉर्ज वार्कर।
पेसर्स का अपर हैंड, दूसरे इनिंग्स में भी आपको पेसर्स के ही मेजॉरिटी ऑफ द विकेट्स जो है दिख जाएंगे। रांस के 2 विकेट में से थे। अगला मैच सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने बनाया 232। फिर से एक प्लेयर का आपको यहाँ पर रन दिख रहा है और वो यहाँ पर भी है, बेली विगिंस। पिछले सीजन में 2 मैचेस उन्होंने खेले थे इस ग्राउंड पर और दोनों में ही धागा खोल के रखा हुआ था। ठीक है, पेसर्स और साथ में लेग स्पिनर्स ने यहाँ पे डोमिनेट करा था, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी कम स्कोर बना था। क्योंकि ये ग्राउंड तो ज़्यादा आपको कम स्कोर दिखा नहीं रहा है, क्योंकि दूसरे इनिंग में आप देखिए 239 जो रन बने थे 37 ओवर में बन गए थे, वो भी 1 विकेट के नुकसान पर। तो मतलब इतना तो आपको समझ में आ ही रहा है पिछले सीजन के 2 मैचेस देखकर कि रन्स यहाँ पे काफ़ी बन जाते हैं। ठीक है, पेसर्स तो विकेट निकालेंगे ही, पेसर ज़्यादा होते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई लेग स्पिनर वगैरह हो तो उनको यहाँ पर काफ़ी हेल्प मिला है और उन्होंने एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर भी लीड करा हुआ है। लेकिन उसके पहले वाले सीज़न में अगर मैं 2 मैचेस आपको वहाँ से दिखाऊँ तो फिर से वही चीज़ आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए काफ़ी होगा कि लो स्कोरिंग एनकाउंटर काफ़ी आए हैं। तो देखिए 163 यहाँ पर बना पेसर्स का अपर हैंड, चेस हो गया, यहाँ पर पेसर्स का ही विकेट वगैरह रहा था। और उसके पहले वाले सीज़न में पहले वाले मैच में 197 बना, जहाँ पर ये कुछ परफॉर्मर्स थे, यंग, ब्रूस, ब्रिस्वेल, पेसर्स के साथ स्पिनर्स के बराबर विकेट, और ऑकलैंड ने ये चेस कर लिया। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि थोड़ा सा ट्रांजिशनल चेंज तो है। पिछले सीज़न में रन्स काफ़ी बने और उससे पहले वाले सीज़न में रन्स थोड़े से कम थे और लो स्कोरिंग एनकाउंटर्स भी हमने देखे। तो यही है पूरी चीज़ें। ठीक है, अभी यहाँ से काफ़ी कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, इसीलिए मैं पहले ही बता रहा था कि ये मैच मुझे बहुत ज़्यादा पसंद तो आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी चलिए आपने कहा तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो जो भी है कि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो है, हेड टू हेड में भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ग्राउंड से मुझे ये तो समझ में आ ही रहा है कि रन्स यहाँ पे बन सकते हैं। बाकी सामने वाली टीम के कैसे बैटिंग हो रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने यहाँ पर लो स्कोर्स भी बनते हुए देखे हैं पिछले सीज़न में भी। और ज़्यादा कुछ हेल्प वगैरह मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। पेसर्स को ज़्यादा विकेट मिलते हैं क्योंकि पेसर्स यहाँ पर ज़्यादा हैं, टीमों में ज़्यादा होते हैं। स्मॉल लीग शॉर्ट लिस्ट की बात करूं उससे पहले मैं आपको थोड़ा प्लेइंग 11 के बारे में आइडिया दे दूं, और यहां से आपको मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं कि किन किन प्लेयर्स के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं और ऐसे कौन से प्लेयर हो सकते हैं जो आपके लिए ट्रम्प कार्ड बन सकते हैं। अच्छा, पहले ओटावा की तरफ से बात करते हैं, जहाँ पर रदरफोर्ड के साथ रेनविक, केली, ब्रूम, फिनी, डेल फिलिप्स, अनाडू, किचन, रिपन, मैकेंजी, बेकन और डफ़ी ऐसा हो सकता है प्लेइंग 11। यहाँ पर जैरेड मैके का ऑप्शन आता है, जो शायद चांस कम है लेकिन हो सकता है एंगस मैकेंजी की जगह पर खेले। किसका क्या रोल है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जो चीज़ बताने लायक है यहाँ पे, किन प्लेयर्स पे आपको नज़र रखना है। देखिए, हैमिश रदरफोर्ड को आप स्मॉल लीग में मिस नहीं कर सकते। ठीक है, उनके पूरे हेड टू हेड में बता लीजिए, पूरे टूर्नामेंट बता लीजिए, वो आप शायद ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता वो किस मैच में चलेंगे, क्योंकि जिस दिन वो चलेंगे उस दिन छोटे मोटे रन पे वो रुकेंगे नहीं, ये मैं आपको बता सकता हूँ। फॉर्म की बात करेंगे तो वहाँ पर भी प्लंकेटशिप में भी यही है, जिस दिन उनका रन बना है उस दिन 50+ उन्होंने स्कोर बनाया हुआ है और जिस दिन नहीं उस दिन 20 के नीचे ख़त्म। तो स्मॉल लीग में सेफ जाना है, आप इनको रख सकते हो, या फिर अगर आप 2 कॉम्बो बना रहे हो तो एक में रखो एक में मिस कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। बाकी इनके बारे में इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। रेनविक मुझे कुछ खास फॉर्म पे अभी तक नज़र नहीं आए हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। प्लंकेटशिप में एक भी मैच में उनका रन नहीं आया है। इवन ऑकलैंड वाला जो मैच लिस्ट किया था ड्रीम 11 ने, वहाँ पर तो दोनों ही इनिंग्स में उन्होंने मतलब खाता ही नहीं खोला था, ये आपको याद ही होगा शायद। उसके बाद निक केली आखिर के 2-3 इनिंग्स में इन्होंने अपना फॉर्म जो है दिखाया था। पहले तो शुरुआत में बहुत स्ट्रगल किया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे चलते गए हैं उन्होंने 1-2 इनिंग्स में रन बनाया हुआ है। और हो सकता है सिलेक्शन परसेंटेज भी इनका काफ़ी हाई हो, क्योंकि पिछले सीज़न से जिन्होंने इनको देखा हुआ है या फिर थोड़ा बहुत जिन्होंने भी न्यूजीलैंड में डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हुआ है फैंटेसी में, उनको इनके बारे में पता होगा। नील ब्रूम A to Z सभी इनको लेने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इनके बारे में कुछ चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी है। प्लंकेटशिप में तो ये खेले नहीं थे, रिकॉर्ड्स आपने देखा ठीक ठाक हैं इनके, तो उस हिसाब से तो आपके स्मॉल लीग टीम में शायद आ ही जाए। लेकिन फॉर्म पे ये बिल्कुल ही मुझे नज़र नहीं आए हैं। मैंने रिसेंटली कुछ मैचेस इनके देखे हैं लोअर लेवल क्रिकेट में, सेकंड डिवीज़न जो मैचेस होते हैं वहाँ पर भी एक भी इनिंग्स में मुझे इनका रन नहीं दिखा है, सॉरी टू से दैट। लेकिन फॉर्म पे ये बिल्कुल भी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। स्मॉल लीग में हो सकता है आप रिस्क ना ही लो तो बेटर रहेगा, लेकिन बड़ी लीग में ये चेंज आप ज़रूर कर सकते हो। नील ब्रूम मुझे तो फॉर्म पे नज़र नहीं आए हैं बिल्कुल भी। ठीक है, उसके बाद जॉस फिनी, डेल फिलिप्स, इन दोनों के बारे में मैं आपको ये कह सकता हूँ, जॉस फिनी बहुत ही अच्छे फॉर्म पे चल रहे हैं और ये थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करवा सकते हैं। ठीक है,
हो सकता है कि रिपन के साथ ये आपको थोड़ा बहुत बॉलिंग करवाते हुए दिख जाए। अनाडो किचन भी वैसे बॉलिंग करवा सकते हैं, लेकिन अनाडो किचन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और ये राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, और साथ में राइट आर्म लेग स्पिनर है, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है रिपन। तो ये तीनों ही आपको थोड़ी बहुत बॉलिंग करवाते हुए दिख जाए, लेकिन जॉस फिलिप विद द बैट भी काफ़ी अच्छे फॉर्म पे दिखे हैं। और साथ में डेल फिलिप्स, आपने ऊपर प्लंकेट शीट में भी इनका नाम देखा है, और जो रिसेंटली ए टीम के होकर जो मैचेस हुए थे वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी है। तो इन फॉर्म बैट्समैन है। बाकी रिकॉर्ड्स के बारे में जॉस फिनी आपने देखा होगा, हिट टू हिट में इनका रिकॉर्ड है, और तो नील ब्रूम के साथ। और फॉर्म के बेसिस पर मैं डेल फिलिप्स को आपके लिए आगे रखना पसंद करूँगा। और उसके बाद अनाडो किचन है, जिनके बारे में खास कुछ बताने के लिए नहीं है, ऑलराउंडर सेक्शन में है, तो ऑटोमेटिकली लोग शायद इनको ले भी लें। मिचेल रिपन, एंगस मैकेंजी को हो सकता है टीम प्रायोरिटी दे, जितना मुझे समझ में आ रहा है, जो न्यूज़ वगैरह आ रही है डोमेस्टिक सर्किट से वहाँ से। और ए टीम के होकर भी इनको रेगुलरली खिलाया जा रहा है। थोड़ी सी बैटिंग भी कर सकते हैं, ओपनिंग बॉलिंग पे आते हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, बस इतना ही मैं बता सकता हूँ। और साथ में जेकब डफी। सेंट्रल डिश की तरफ से बात करें तो यहाँ पर काफ़ी एक्साइटिंग कुछ प्लेयर्स हैं। जॉर्ज वार्कर तो चलिए डिफ़ॉल्ट चॉइस हो ही गए, सबकी टीम में होंगे, इवन शायद कैप्टन वाइस कैप्टन भी लोग बनाएंगे। और लिमिटेड ओवर क्रिकेट में मैं जॉर्ज वार्कर को बहुत कम नहीं साधता हूँ। इवन उनके रिकॉर्ड्स भी कुछ अच्छे रहे हैं ग्राउंड पे, बीच बीच में उन्होंने रन और विकेट दोनों ही निकाले हुए हैं। बेली विगिंस एक बहुत बड़े पंट बन सकते हैं। फॉर्म पे नहीं है मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन 40% मैचेस में उन्होंने रन बनाया है बस, बाकी के 60% मैचेस में खास कुछ उनका रन नहीं है। लेकिन इनका ये है कि ये भी जिस दिन रन बनाया है इन्होंने उस दिन बहुत बड़ा बनाया है, और जिस दिन नहीं उस दिन 15-20 के भीतर इनका मामला ख़त्म। बाकी विकेट कीपिंग के पॉइंट जो भी देंगे वो आपके लिए बोनस है। और रिकॉर्ड्स इनके आपने देख ही लिया ग्राउंड पे कैसा है। टॉम ब्रूस उसके बाद फॉर्म पे तो मुझे ये भी नहीं नज़र आ रहे हैं। रिकॉर्ड तो प्लंकेट शीट में भी इनके काफ़ी अच्छे थे, लेकिन कोई फॉर्म मुझे इनका दिखा नहीं है। इवन ए टीम के होकर भी इनको मौका नहीं मिला है। रिसेंटली न्यूजीलैंड ए टीम का जो मैच चल रहा है वहाँ पे अभी 2 प्लेयर्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करवाऊंगा, और हो सकता है कि ये दोनों आपके लिए मैच चेंजर, गेम चेंजर, मैच विनर, जो भी आप बोलें वो हो सके। मैं इतना ज़्यादा भरोसा क्यों दिखा रहा हूँ, वो है क्रिश्चियन लेपार्ड और जॉस क्लार्कसन। कमाल के फॉर्म पे चल रहे हैं, मतलब हर मैच पे मैंने देखा है इन दोनों को। अभी जितने भी मैचेस मैंने इनके देखे हैं, जो चाहे वो डोमेस्टिक लेवल में हो, चाहे वो ए क्रिकेट जो हो रहा है वहाँ पे हो, सब में इनके रन है। जॉस क्लार्कसन तो ओपनिंग बॉलिंग भी करवा सकते हैं, ठीक है, और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग आएंगे। और क्रिश्चियन लेपार्ड रिसेंटली, मतलब 2-3 दिन पहले ही एक मैच जो हुआ था ए टीम के साथ, वहाँ पर भी उन्होंने 80+ कुछ स्कोर बनाया हुआ था, बहुत तेज़ तरार बनाया था। तो कमाल के फॉर्म पे ये दोनों चल रहे हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप मतलब सेफ भी जाना चाहते हैं तो भी इन दोनों में से एक तो होना ही चाहिए। अगर आप एक ले रहे हैं तो जॉस क्लार्कसन को आप ले सकते हैं, क्योंकि ये मतलब पक्का लगभग मुझे लग रहा है बॉलिंग करवाएंगे। और अगर आप दोनों को ले सकते हैं तो वो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन एक ही इशू हो सकता है कि अगर समझ लीजिए मैच छोटा हो गया, ठीक है, और उसके बाद टॉप ऑर्डर ने ही सारे काम कर दिए, तो हो सकता है इनके पास प्रॉपर्ली बैटिंग ना आए, तो यही एक चेंज मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी फॉर्म पे तो ये हैं। देखिए, मैं फॉर्म के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड्स आप समझ सकते हैं काफ़ी कम है, तो फॉर्म के बेसिस पे मुझे बताना पड़ेगा। फॉर्म पे ये दोनों हैं, तो अगर आप चाहते हैं, प्रॉपर ऑलराउंडर भी हैं, सबसे बड़ी बात, स्पेशली क्लार्कसन। लेपार्ड को शायद एक बार के लिए बॉल नहीं भी मिल सकती है, लेकिन क्लार्कसन को मुझे लगता है जेन्युइनली बॉल मिलनी चाहिए। ओपनिंग बॉलिंग कर रहे थे, जो रिसेंट उन्होंने मैचेस खेले हुए हैं डोमेस्टिक सर्किट में वहाँ पे, और विकेट्स भी निकाला है। सिर्फ बॉलिंग करने के लिए बॉलिंग नहीं, विकेट्स निकाल रहे हैं, इकोनॉमिकल रह रहे हैं, बैटिंग से भी रन बना रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनको ड्रॉप करना चाहिए। ड्रॉप करने का कोई मतलब तो बनता ही नहीं है, मतलब आपकी टीम में मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ओवरऑल टीम में ही कह रहा हूँ, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम में। और आप इनको ले भी सकते हैं। बड़ी लीग के लिए डेफिनेटली कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस बनते हैं ये दोनों, अगर आप चाहें तो ट्राई बिल्कुल कर लेना। उसके बाद शमुलियान पिछले सीज़न में काफ़ी कमाल के फॉर्म पर थे, लेकिन इस सीज़न में फॉर्म का थोड़ा सा इनका इशू चल रहा है। डिस्पाइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो काफ़ी दी जा रही है, लेकिन काम पे नहीं आ रहे हैं अभी तक। सेत्रांस ऑटोमेटिक चॉइस है, कोई बात नहीं है इनके बारे में बताने लायक। उसके बाद लियम डडिंग इंजरी से जूझ रहे थे, लेकिन अभी वापस ही करे हैं, और बीच बीच में विकेट वगैरह भी निकाला हुआ है। रे टूल प्लंकेट शील्ड में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ था, और कुछ मैचों में तो सेत्रांस के भी ऊपर ये चले गए थे विकेट टेकिंग के मामले में। और उसके बाद जो फील्ड, मेरे ख्याल से रे टूल को ही शायद मौका मिले, और जो फील्ड अगर आए तो शायद लियम डडिंग के जगह पर आ सकते हैं, जो शायद चांस कम है। और जेडन लेनॉक्स इनके एकमात्र स्पिनर होने जा रहे हैं। तो यही है सारी एनालिसिस पूरी टीम के बारे में। देखिए, रिकॉर्ड्स कम है, जितने हैं मैंने आपको रख दिया है, उसके बेसिस पे तो आपको जाना ही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको प्लेयर्स कम पड़ेंगे। तो उसके बाद जिन जिन प्लेयर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और जिन जिन प्लेयर्स को रिकॉर्ड रहने के बावजूद भी आप एक बार के लिए सोच सकते हैं कि सिलेक्ट करना है या नहीं, उनके बारे में मैंने यहाँ पर पूरा बता दिया है। सही है।
कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें फिलहाल के लिए सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से ब्रूम और रदरफोर्ड होंगे सेफेस्ट पिक में, लेकिन मैं सही बताऊं तो मुझे दोनों पे ही भरोसा नहीं है। ब्रूम पे मुझे भरोसा है, मतलब कंसिस्टेंट स्कोरर तो है, लेकिन फॉर्म पे मुझे नहीं दिख रहे हैं, और रदरफोर्ड का तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया। उसके बाद किचन, निक केली। रिस्क लेना है तो डफी बॉलरों में से, और या फिर रिपन, और बैट्समैनों में से जॉश फिनी, डेल फिलिप्स भी आप कंसिडर कर सकते हैं। सेंट्रल डिशेस के होकर वार्कर और ब्रूस सेफेस्ट पिक में होंगे। उसके बाद श्मुलियान और सेत्रांस, क्योंकि इनका ही लोगों ने नाम वगैरह सुना हुआ होगा और जिन्होंने प्लंकेट शील्ड के मैचेस देखे होंगे वहाँ से। और बाकी अगर ट्राई करना है तो हिगिंस, क्लार्कसन, लिपार्ड, तीनों को ही मैं कहूँगा फॉर्म के बेसिस पर। ऑफकोर्स क्लार्कसन और लिपार्ड, हिगिंस के रिकॉर्ड अच्छे हैं, और मैं कहूँगा 40% मैचेस में उन्होंने रन बनाए हैं, बाकी के मैचेस में नहीं। और बॉलरों में से आपके पास रे टूल का एक बहुत ही सही ऑप्शन आता है, रिसेंटली काफ़ी अच्छी बॉलिंग उन्होंने कराई हुई है, कॉन्फिडेंट होंगे। और कभी कभी प्लंकेट शील्ड में कभी किसी इनिंग्स में उन्होंने रन से भी ज़्यादा विकेट निकाले हुए थे, अगर आपको याद ही होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। अच्छा, ये जो 8 प्लेयर्स का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये मुझे लगता है चाहे आप मतलब रिस्की स्मॉल लीग टीम बना रहे हो या फिर सेफ बना रहे हो, आपकी टीम में ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बाकी प्लेयर्स के बारे में बात करूँ, अगर 3 जो स्लॉट बाकी है अभी, देखिए ऑलराउंडर सेक्शन में 90% लोग किचन को ले रहे हैं, कुछ लोग तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाएंगे। अभी इनका मैं लॉजिक आपको समझाता हूँ। पिच में ज़्यादा स्पिनर्स के लिए कुछ है नहीं, लेग स्पिनर होते तो भी मैं सोचता, बैटिंग से ये कुछ खास फॉर्म पे रहे नहीं हैं, ठीक है। तो ये 2 रीज़न है, मैं फ़िलहाल के लिए यही रख रहा हूँ। अगर स्पेस बच जाए तो बिल्कुल रख सकते हैं। बैट्समैनों में नील ब्रूम को A to Z सारी जनता रखने वाली है, लेकिन मैंने, मेरा ओपिनियन क्या है, मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, मैंने बता दिया। उसके बाद टॉम ब्रूस को भी सारी जनता रखने वाली है, लेकिन इनका भी मैंने बता दिया, थोड़े से आउट ऑफ टच नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आपके पास लेपार्ड का ऑप्शन आता है। विकेट कीपर सेक्शन में मुझे नहीं लगता है विगिन से बेटर ऑप्शन आपको मिलेगा, क्योंकि बाकी जो है वो तो खेलेंगे नहीं। रेनविक बिल्कुल भी फॉर्म पे नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा बहुत जो रिकॉर्ड है वो विगिन्स का ही है। ऑलराउंडर सेक्शन में श्मुलियान का ऑप्शन आता है, ये थोड़ी बॉलिंग करवा लेंगे प्रॉपर्ली, और लेग स्पिनर है क्योंकि, तो आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम में यही लेग स्पिनर होंगे, और वहाँ से ओटागो के होकर रिपन होंगे, तो ये कंसिडरेशन के लायक हैं। थोड़ी बहुत बैटिंग भी करवा लेते हैं, फॉर्म पे तो नहीं है, ये सही बात है, लेकिन चलिए लेग स्पिनर हैं तो कंसिडर किया जा सकता है एक बार के लिए। और बाकी जो 2-3 स्लॉट आपके लिए बचेंगे, वहाँ से यहाँ से एंगस मैकेंजी को आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ओटागो की बैटिंग जो है वो बिल्कुल ही फॉर्म पे नज़र नहीं आई थी प्लंकेट शील्ड में, तो हो सकता है काफ़ी नीचे तक इनकी बैटिंग चली जाए, तो वहाँ से रिपन, यहाँ से एंगस मैकेंजी, इनके पास प्रॉपर्ली बैटिंग आ सकती है, और थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। उसके बाद अच्छा, जेकब डफी है, सॉरी मैंने इसको मिस कर दिया, जेकब डफी मस्ट है, सॉरी, तो जेकब डफी है। और जो और एक 2 स्लॉट जो बचा हुआ है, तो जेकब डफी आने के बाद 9 प्लेयर्स हो गए। 1-2 स्लॉट जो बचा हुआ है, यहाँ पर मैंने ब्रैड श्मुलियान को रख दिया है। एक स्लॉट पे आप यहाँ पे किचन को ले सकते हैं, या फिर एंगस मैकेंजी को ले सकते हैं, नील ब्रूम को ले सकते हैं, मतलब ऐसा, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो जॉस क्लार्कसन और क्रिश्चियन लेपार्ड, आप दोनों को ही लेके चल सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंसी आप उम्मीद रख सकते हैं, तो इसीलिए सेफ कैप्टन वाइस कैप्टनसी की तरफ ही आपको जाना चाहिए। कैप्टनसी के लिए जॉर्ज वार्कर हो सकता है काफ़ी लोग इनको बनाएं, और मैं भी कहूँगा कि आप चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाइस कैप्टनसी के लिए सेफ अगर आप जाना चाहते हैं तो या तो आप रदरफोर्ड के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, अगर चले तो चले, नहीं तो नहीं। लेकिन हाँ, काफ़ी लोग बनाएंगे भी, और क्योंकि नेटवेस्ट जो T20 ब्लास्ट हुआ था, मतलब वाइट रेड ब्लास्ट जो हुआ था, वहाँ से भी इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे रन्स बनाए हुए हैं, तो ट्रायबल प्लेयर हैं, इतना ही मैं कह सकता हूँ। और यहाँ से सेत्रांस हैं, यहाँ से क्लार्कसन हैं, और बिगिंस, ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर आप वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हो। कैप्टनसी आप वार्कर को रख के चलो, मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए यहाँ से। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से ज़रूर जो है ज्वाइन हो जाना, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं बारिश वगैरह होगा, लाइनअप्स आने के भी हो सकता है इशूज़ वगैरह हों, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको लास्ट मोमेंट पे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो सब कन्फ्यूजन से अगर बचना है तो मैं हूँ वहाँ पे, आपको थोड़ा वहाँ काफ़ी सारी गाइडेंस वहाँ पर दे दूँगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लास्ट में जो भी अपडेट वगैरह आए उस हिसाब से अपनी टीम जो है बना सकते हैं। सब कुछ फ्री में है, सब कुछ आप ही के लिए है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं वहाँ से। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच, और गुड बाय फॉर नाउ।